हाय फ्रेंड, बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अभय कक्षा 10th के लिए स्पेशल क्लासेस लेके आया हूँ। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हर चैप्टर की स्पेशल क्लास लेके आया हूँ, जिसको आप देख के अपना बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट कर सकते हैं। और आप इस क्लास के बाद कोई अन्य क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर का नाम है क्लास 10th का है, ठीक ना। एनसीईआरटी का है। हम लोग एग्जाम से पहले पूरा एकदम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, वन शॉट में। देखिए, चैप्टर का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक ना। कक्षा 10 का एक क्या है, विज्ञान है, ठीक ना। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या समझना है। कक्षा 10 का ये विज्ञान है, चैप्टर नंबर 2 है, ठीक ना। तो हम बहुत ही ज़ोरदार मटेरियल लेके आए हैं। यदि आप इस नोट्स को पूरा लेना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पर एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आप संपर्क करके ये वाला नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और कोई बात है तो हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं इसका शॉर्ट वाला नोट्स भेज दूंगा लिखा हुआ। यदि आप हमसे बाई करना चाहते हैं तो मात्र 19 रुपये में आप इसे खरीद सकते हैं, और पूरा का पूरा कंप्लीट आप मात्र 90 रुपये में खरीद सकते हैं। ओनली 90 प्राइस, ठीक। इतने में आपका एक क्वेश्चन बैंक आएगा, जितने में हम पूरा नोट्स पकड़ा रहे हैं वो भी सबसे बेस्ट। को लाइक कर दीजिए। देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आना आपका एकदम फिक्स है, ठीक ना। एक क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। तो देखिए वो क्वेश्चन कौन सा आ सकता है। देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर, ठीक ना। तो एसिड एंड बेस डिफरेंस, तो अम्ल के बारे में हम पढ़ते हैं और क्षार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। और ये बेहतरीन नोट्स मात्र आप 19 रुपये में पा सकते हैं, और पूरा यदि चाहते हैं तो आप मात्र 90 रुपये में पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, हम जो पहला पढ़ रहे हैं भैया अम्ल के बारे में। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे, ठीक ना। तो अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे, और क्षार कैसे होते हैं, कड़वे, ठीक। बस आपको क्या याद रखना है, देखिए बस आपको याद रखना है न ल, ठीक ना। न से नीला, ल से लाल, ठीक ना। न से नीला, ल से लाल, ठीक ना। यानी ये लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक ना। बस आप अम्ल में याद रखिए नल, ठीक ना। क्या याद रखिए, नल। बस आपको याद आ जाएगा, ठीक ना। नल याद आप जैसे रखेंगे आपको याद आ जाएगा। ये नीला लिटमस पेपर क्या कर देता है, लाल कर देता है। और जैसे ही आप क्षार की तरफ आएंगे, किसकी तरफ आएंगे, क्षार की तरफ आएंगे। देखिए क्षार की तरफ क्या होगा, क्षार की तरफ भैया होगा, ये जो है इसको उल्टा कर दीजिए, लन कर दीजिए। तो ये जो है लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो आपको याद क्या रखना है, अम्ल के समय नल, और फिर उसको उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा क्षार के लिए, ठीक ना। तो रंग आपको याद हो गए होंगे कि ये नल से, कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, ठीक। और ये जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब भैया फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो आगे हमसे पूछा है कि इसका उदाहरण बताइए। तो देखिए, उदाहरण बताना आपको बहुत ही आसान है। नींबू, जौन जौन खट्टा होता है सब, संतरा, सिरका, HCl, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ये सब खट्टा होते हैं, खाएंगे, खट्टा जो लग गया समझ लीजिए अम्ल में डाल दीजिए, उसको किस में भर दीजिए, अम्ल वाली पेटी में। और जो छारी लगे, ठीक ना, जो छारी लगे उसको कहाँ भरना है भैया, तो उसको भरना है क्षार वाली पेटी में। तो कैसे आप भरेंगे, देखिए। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, धावन सोडा, बेकिंग सोडा और NaOH, ठीक ना। यानी जितना सोडा सब क्षार में डाल दीजिए, ठीक ना। खट्टा तो अम्ल में, क्षार तो मतलब कि अगर क्षारी या कड़वा है तो डाल दीजिए इसमें, ठीक, क्षार में। तो फिर देखिए, ये थोड़ा साइंस वाली बात हो गई कि भैया कैसे क्या होता है। तो देखिए, जो अम्ल होते हैं, अम्ल वो क्या करते हैं, जली विलयन में H+ आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं, H+ आयन, ठीक ना। आपको दिख रहा होगा कैसे आयन देते हैं, H+, ठीक ना। और ये जो होते हैं ये सब कैसे आयन देते हैं, OH- देते हैं। तो ये कैसे आयन देते हैं, OH-, ठीक। तो इसको कैसे याद रखा जाए, तो देखिए, अम्ल को यदि आप ध्यान से देखें, इसको यदि आप बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, यूपी बिहार बोर्ड वाले बच्चे ऐसा कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखें, बीच में देखें। कहाँ देखें, बीच में देखें। तो आपको म दिख रहा होगा, कौन सा अक्षर दिख रहा होगा, एक अक्षर म दिख रहा होगा, ठीक ना। म को थोड़ा सा अगर आप इस तरह बना लें तो आपका बन जाएगा यच, ठीक ना। ध्यान से अम्ल को देखिए, फिर उसके बाद मैं जो कर रहा हूँ उस चीज़ को सोचिए आप। तो अम्ल के बीच में देखिए, आपको म जो दिख रहा है वो H जैसा दिखेगा, दिखा, और उसके ऊपर बना दिए H+। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लस वाला आयन किस में मिलेगा, H+ मिलता है इसमें, ठीक। और क्षार वाले में क्या है भैया, क्षार में देखिए आपको वैसा ही पता लग जाएगा, ठीक ना। छ से छतरी आप देख रहे हैं, इसे छ, बस देखिए
उपना छ के देखिए, छ के कहाँ देखिए, उपना देखिए, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, तब आपको मज़ा आएगा थोड़ा। देखिए उपना आप देखें, ओ दिखा, और फिर इसको देखिए, ये जो मिल रहा है इसमें टंगिया वाला हाई वाला, ठीक ना, ये एच। तो इसको यदि आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया, थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए, ये बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा ओ, क्या बन जाएगा ओ, और फिर क्या बन जाएगा एच माइनस, ठीक। तो आप क्षार को जैसे देखेंगे ध्यान से, इस क्षार को ध्यान से देखेंगे छ को, तो आपको मिलेगा क्या, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक ठे ओ मिल जाएगा, ठीक। फिर और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इस अक्षर को देखना है आपको, इसी में देखिए ध्यान से, तो आप एक अक्षर बना सकते हैं इंग्लिश का यच, ठीक। तो अम्ल और क्षार का आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना, कि कैसे क्या होता है। तो आप एक बार शॉर्ट मेरे साथ रिवाइज करिए, एग्जाम में आप 100% लिख के आएंगे, किसी भी टीचर से पढ़ते हो मारेंगे एकदम गर्दा कर देंगे पहले दिन अगर एग्जाम के देख रहे हैं तब भी। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए हम लोग बता रहे हैं आम लोग स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अब मैं वो कह नहीं सकता हूँ सब जो मैं कहना चाहता हूँ। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये देखिए, ये नींबू संतरा सिरका, ये हो गया क्या, ये हो गया सब आपका साबुन, बेकिंग सोडा यानी OH। और ये देखिए जली विलयन में OH माइनस देता है, क्षार जैसे आएगा आप बना लेंगे, जली विलयन में H प्लस देता है, कैसे देता है आप जान गए क्योंकि आप मेरे शिष्य हैं, ठीक ना, बोर्ड ऑनलाइन स्कूल के, तो बोर्ड एग्जाम आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक। तो देखिए यहाँ देखिए, हाँ, धातुओं की रासायनिक अपक्रिया, ठीक ना, धातुओं की कैसी अपक्रिया भैया, धातुओं की रासायनिक इससे बड़ा बच्चे डरते हैं और घबराते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपको डरना और घबराना नहीं है क्योंकि आप बोर्ड ऑनलाइन स्कूल से पढ़ रहे हैं। तो देखिए आपको धातुओं के साथ अपक्रिया यानी रिएक्शन विथ मेटल पढ़ना है, तो बिल्कुल नहीं आपको ऐसे समझना है कि बहुत वो है, दो लोगों को मिला देना है, दो लोगों को क्या करना है, मिला देना है, तो मिला दिए, मिलाने में तो आप आगे हैं, दो लोगों को मिला दिए, ठीक ना। अम्ल, तो देखिए ये जो होते हैं सभी धातुएं होते हैं, ये करती क्या है वास्तव में, ये देखिए अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी अम्ल धातु प्लस अम्ल और धातु अगर क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना। अम्ल और धातु तो लवण प्लस हाइड्रोजन, अम्ल प्लस धातु तो लवण प्लस हाइड्रोजन, ये आप एकदम बैठा लीजिए जुबान में, ठीक ना। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये, ठीक। अब देखिए एक हम उदाहरण ले लेते हैं, जब जिंक की हम क्रिया करा रहे हैं, किसकी क्रिया करा रहे हैं भैया, कि जिंक की क्रिया करा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हो क्या रहा है, जिंक देखिए एक धातु है, ये भैया जिंक एक धातु है, ठीक। हाइड्रोजन मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करा रहे हैं तो ये क्या, जिंक सल्फेट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल रहा है, क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, बाहर निकालने वाली तीर का निशान होता है। रुक जाइए थोड़ा सा सिस्टम को सही करते हैं, ठीक। तो देखिए हो क्या रहा है, ये जिंक जो है क्रिया कर रहा है, ठीक ना, जिंक इसके साथ, ठीक ना। तो जब दोनों क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, देखिए जिंक जो है आप ऐसे समझिए, जिंक जो है हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती है, ठीक ना, कहीं आप जानते होंगे, ठीक ना। अगर हल्का आदमी किसी से टकराएगा तो कहाँ चला जाएगा भैया, ऊपर। तो जिंक क्या है, गैस है, इससे आके टकरा गई, कहाँ निकल गई, उड़ गई ऊपर, ठीक। अब देखिए SO4, ठीक ना, इसके साथ कौन आएगा, जिंक आएगा, कौन आएगा, जिंक आएगा, कौन आएगा, जिंक आएगा, क्योंकि वो कैसा आदमी है, भारी भारी आदमी है, कैसा आदमी है, भारी आदमी, भारी आदमी के साथ सभी लोग रहना चाहते हैं, ठीक ना। तो हाइड्रोजन बेचारा हल्का आदमी है तो निकल गया, यानी धातु से अगर किसी अम्ल को हम टकरा देंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस उसकी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, यानी उसकी हवा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। भारी आदमी से अगर कोई टकराएगा तो उसकी हवा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ गए कि नहीं आप, यदि समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए, आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, देखिए हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पे क्या होती है, फट फट की ध्वनि करती है, ठीक ना। हाइड्रोजन गैस के पास यदि आप कभी भी लेके गए ना मोमबत्ती को, तो फट फट जैसे लगेगा बहुत तेज़ जलने वाली है, ये कहने का मतलब है इसका। तो आपको मज़ा आ रहा है मेरी क्लास में तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। फिर हम लोग देखने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं। तो देखिए बहुत टीचर इधर उधर आपको बहुत टाइम लेंगे, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, और जो इधर उधर की बात बताऊंगा उसमें आपको लॉजिक दे दूंगा कि वो बात आप बोर्ड एग्जाम में लिखें, ठीक। तो अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो इसको थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, वैसे शेयर तो नहीं करता है कोई अभी तक मेरी वीडियो, मैं उतना बड़ा टीचर भी नहीं हूँ कि कोई मेरी वीडियो शेयर करे, लेकिन फिर भी जो बातें हैं। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण अपक्रिया, तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण अपक्रिया, तो देखिए हम तीन चीज़ों के साथ देखेंगे, कई चीज़ों के साथ, तीन चीज़ों के साथ, धातुओं के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ चलन, ठीक ना, ये तीनों के साथ देखेंगे। अब ये अपक्रिया है तो भैया किसकी अपक्रिया है, तो आपको पता होना चाहिए अम्ल और क्षार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी के बारे में जो भी होना होगा होगा, ठीक। तो देखिए अब आपके दिमाग में कैसे बातें बैठ जाएँ कि एकदम कनेक्टेड रहे आपसे, ठीक ना। तो देखिए पहला हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं, पहला हमारा जो पॉइंट है, देखिए हाँ ये भैया क्या बोल रहे हो आप, देखिए।
तो कह रहा है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस और लवण तथा जल बाहर निकालते हैं। चूने का पानी CO2 से दूधिया हो जाता है। ठीक ना। चूना में यदि आप पानी मिला देंगे, बुझा हुआ चूना अगर है तो उसमें डालेंगे तो इसी कारण से वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक ना। क्योंकि उसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालती है तो उसको बुलबुला टाइप निकलता रहता है, जिसके कारण वो दूधिया हो जाता है। ठीक ना। ये बात आपको बहुत ज़्यादा वैसे नहीं समझनी, बस ऐसे समझनी है कि अच्छा मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ। ये भैया हो गया हमारा पॉन्ड, इसमें भर देते हैं हम लोग भुजा चूना। कलर वाइट वाला तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, हमारा जो है वाइट वाला ही लेते हैं। इसको वाइट वाले से भर देते हैं। ठीक, वाइट वाले से क्या किए, भर दिए। ठीक, वाइट वाले से पूरा भर दिए। आपको दिख रहा है क्या? अच्छा, पीला लाल वाले से भर देते हैं, लाल वाले से भर दिए। ठीक, इस तरह क्या किए, इसमें बूझा चूना भर दिए। ये देखिए जो काला काला निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमेशा गैस जो भी है ऊपर की तरफ निकले। ऊपर की तरफ जब निकलेगी तो इसके साथ वो चूने कण भी जाएगा तो पूरा इसमें क्या कर देगा, वाइट पूरा एकदम इसको घोल देगा। ठीक, तो आपको ये बात एकदम आसानी से समझ में आ गई होगी। तो भैया अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ, यानी कार्बोनेट का मतलब होता है भैया CO3, इसे कहते हैं कार्बोनेट। ठीक ना। तो अम्ल जो है H प्लस वाले जो हैं वो क्या करते हैं, अब क्रिया करते हैं तो क्या निकलता है इसमें से भैया CO3 है तो CO2 जाहिर सी बात है निकलेगा, क्या निकलेगा, CO2। ठीक, फिर कोई लवण निकल जाएगा, फिर जल निकलेगा H2O। ठीक, इसके बीच में लवण का स्थान खाली है। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, जल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, ये चीज़ें आपको एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि अम्ल यदि क्रिया करेगा कार्बोनेट के साथ, तो कार्बोनेट है ना, तो यानी कार्बन वाला, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना। अम्ल यदि क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हमेशा धातु के साथ। अभी पीछे पढ़ के आए हैं आप, पीछे पढ़ के आए हैं आप, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। धातु के साथ क्रिया करके हमेशा क्या बनाता है, लवण। ये आप पढ़े होंगे, ये आप अभी पढ़ के गए हैं भैया, ये अभी आप पढ़ के गए हैं और आप इतना जल्दी भूल गए। अभी पढ़ के गए हैं कि धातु के साथ टकराएगा तो लवण हो जाएगा। ठीक ना। तो धातु के साथ देखिए, ये धातु से मिल रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ये हाँ, देखिए ये धातु से मिल रहा है कि नहीं, ये धातु से मिल रहा है ना, कार्बोनेट धातु है, इससे मिल रहा है धातु, तो क्या हो गया, लवण बनेगा कि नहीं। तो कार्बोनेट से हम क्या निकाल लिए, कार्बोनेट से कार्बन निकाल लिए, धातु से लवण निकाल लिए, और जो बचेगा सब क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी। सब क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक ना। धातु से टकराएगा लवण हो जाएगा, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और जो बचेगा सब पानी पानी। ठीक, अब फिर इसके बाद आते हैं धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करा देते हैं। ठीक ना। धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कौन करेगा, ये भी आप जानते रहिए। तो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया जो करेंगे वो सब करेंगे हमारे बेचारे क्षार सब। कौन करेंगे, क्षार सब करेंगे। धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कौन करेंगे, क्षार सब करेंगे। तो देखिए ये सब क्रिया करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आप थोड़ा जानते रहिए और वीडियो को बीच बीच में लाइक वाइक करते रहिए। ठीक ना। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, तो देखिए जब भी धात्विक ऑक्साइड के साथ कोई क्रिया करता है तो वो होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण तथा जल। तो आप एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन देख रहे हैं कि लवण तथा जल इसमें भी है, लवण तथा जल इसमें भी है। तो यानी आपको सिर्फ याद क्या करना है, कार्बोनेट यदि रहेगा तो कार्बोनेट यदि रहेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बस आपको ये याद कर लेना है, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होती रहेंगी। ठीक, तो फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक ना। दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो फिर आगे देखिए, ये अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले के पास। तो तीसरा वाला आप यदि देख रहे हैं तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले विद्युत चालन के बारे में। तो देखिए अम्ल और जो क्षारक हैं जलीय विलयनों के साथ H प्लस और OH माइनस की उपस्थिति के कारण चालन करते हैं। ठीक ना। यानी आपको पता होना चाहिए, विद्युत चालन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो बैटरी वाला पानी देखे हैं, ठीक ना, वो चार्ज होता है कि नहीं, तो उसमें दोनों रहते हैं। ठीक ना, ए जो रहते हैं ये दोनों रहते हैं। ठीक ना, H और OH माइनस दोनों रहते हैं। ये पानी है तो भाई देखिए हाइड्रोजन के दो बॉन्ड हो गए और ये तो इस तरह पानी का सूत्र आप जानते हैं H2 है। ठीक, तो इसको अलग अलग करके बनाया गया है, तो OH माइनस हो जाएगा और बचेगा जो H प्लस बनेगा। ठीक ना। तो इतना डिटेल आप मत जानिए, बस ये जानिए कि जलीय विलयनों में, इसीलिए देखिए आप थोड़ा सा अगर डीप नॉलेज लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो देखिए कह रहा है कि जल और क्षार के जलीय विलयन आयनों, जलीय विलयन कर दिया यानी वही H2O में उपस्थिति के कारण क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि भैया यदि पानी है तो उसमें बताइए इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कि नहीं, बताइए उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कि नहीं। हमारा जो पानी है वो हमारा रहेगा लाल रंग का पानी। ठीक ना। ये सब हमारा क्या है भैया, पानी है। ठीक, आज
आज पूरी दुनिया पानी पानी कर देंगे हम लोग की। ये हमारा क्या है, पानी है, ठीक। तो इसमें यदि हम कोई वायर डाल देते हैं, क्या करते हैं, तार डाल देते हैं, ठीक। तो इसमें हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक से प्लस एक से माइनस, तो दोनों आयनों में विभक्त हो जाता है। तो यही उसके कहने का मतलब था। तो लगा बिजली का झटका, यदि लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तीनों पॉइंट मैं आपको एकदम चुटकी में याद करवा दिया हूँ, ठीक। आप एक बार मेमोराइज करिएगा, थोड़ा सोचिएगा बैठ के कि कैसे बताते हैं सर, तो आपको एकदम चुटकी में याद आएगा। फिर देखिए, उदासीनीकरण, नाम ही है भैया उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक ना। जैसे आप पेपर का नाम सुनते उदासीन हो जाते हैं, वैसे ही इसका भी है यूज, ठीक ना। तो न्यूट्रलाइजेशन, ये है क्या चीज़ भैया, ये बवाल चीज़ लग रहा है कुछ भी। तो अम्ल और क्षार दोनों को मिला दीजिए, ठीक ना। अम्ल और क्षार दोनों को मिला दीजिए, क्या करिए, मिला दीजिए, ठीक। जैसे ही आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये तो भैया एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे क्या कर रहे हैं, प्रभाव ये समाप्त कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, प्रभाव समाप्त कर दे रहे हैं। और आपको फ्री में क्या दे रहे हैं, लवण तथा जल। ये हमेशा आपको मिलेगा इसमें, क्या दे रहे हैं, लवण तथा जल, दो चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक ना। एक का नाम है लवण और एक का नाम है जल, ठीक ना। तो अम्ल और क्षार यदि क्रिया करेंगे, अम्ल और क्षार यदि क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, बनाएंगे भैया लवण, और तथा क्या बना देंगे, जल। आपको याद हो गया होगा ये बात, अब मत पूछना कल, ठीक। फिर इधर देखिए, अब हमारे पास है HCl, ठीक ना। इसकी इसकी यदि आप रासायनिक क्रिया करा देंगे HCl की यानी OH के साथ रासायनिक क्रिया करा देंगे तो ये बना देगा नमक प्लस पानी, ठीक ना। नमक प्लस पानी, तो यानी एक अम्ल है एक क्षार है, ठीक ना। दोनों को आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, नमक प्लस पानी, ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों क्रिया करा रहे हैं, ठीक ना। मैं ज़्यादा रासायनिक नाम लेना नहीं चाहता, इससे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो बस ये जानिए कि HCl यानी OH दोनों क्रिया करेंगे, नमक और पानी बनेगा। तो नमक जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हो गया लवण, और जो पानी हो गया ये क्या हो गया, जल। तो बहुत ही क्लियर है। तो ये देखिए pH स्केल, ठीक ना। ये भैया पूरा आ जाए, हाँ आ तो गई, ठीक ना। हम लोग डिजिटल बोर्ड वाले नहीं हैं भैया, ठीक ना। बड़ा स्ट्रगल हम लोग भी कर रहे हैं आप लोगों की तरह, क्योंकि वीडियो वायरल ही नहीं जाती है। तो वायरल नहीं जाएगी तो भाई समस्या तो है ही। कोई भी चाहता है कि हम वायरल हो जाएं, कोई बात नहीं है, चलिए वो सब लालच की बात। pH स्केल, तो भैया ये कौन सी स्केल है, जो स्केल तो देखे होंगे ना। ये देखिए मैं आपके लिए स्पेशल बड़ा मेहनत करके बनाया हूँ, ठीक ना। करीबन 1 घंटा एडिट किया हूँ बैठे बैठे आपका स्केल बनाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। पीएच स्केल होता क्या है, इस ये तो देखिए, आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो पहले मैं कुछ बता दूं, वो पूरा जो फिगर है उसमें और यहाँ पे, ठीक ना। लिखता मैं बहुत कम हूँ, ज़्यादा चीज़ें चित्र से और बता के समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे हैं आप, तो बोर्ड एग्जाम जो पूछता है वो टॉपिक मेरा कवर रहना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चल जाएंगी, ठीक ना। एग्जाम आपको टॉप करना है, प्रोफेसर नहीं बनना है भैया। तो देखिए आप क्या है इसमें कि पूछता है पीएच स्केल में कितने तक गिनती होती है। देखिए भैया आपको दिख रहा होगा 14 तक, क्या तक है, 14 तक। कहाँ शुरू होता है, 0 शुरू होता है, ठीक ना। इसमें एक महत्वपूर्ण अंक है 7, बस। अगर आपका ये तीन चीज़ तैयार है तो आप एग्जाम टॉप हैं। तो कहाँ शुरू होता है, 0 से ख़त्म कहाँ पे होता है, 14 पे, बीच में क्या होता है, 7 होता है, बस। अब देखिए जो अब यहीं से शुरू होता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा अगर कोई वस्तु अम्लीय है मतलब खट्टी है तो कितना पे जा सकती है, 0 पे जा सकती है। कहाँ पे जा सकती है, 0 पे, ठीक। सबसे ज़्यादा कोई वस्तु क्षारीय है, बेसिक है, यानी एक लाइन है, तो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। 14 पे, ठीक। और यदि कोई वस्तु जैसे हमारा जल हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कोई स्वाद नहीं रहता है, यानी दोनों बैलेंस रहता है, न्यूट्रल रहता है, तो वो आ जाती हैं 7 पे, ठीक। तो हर वस्तु का कुछ ना कुछ पीएच होता है, आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हम जो ये पीएच स्केल है ये चलाते हैं भैया 7 से। कैसे चलाते हैं, 7 से। तो आपको याद क्या रखना है, इस बात को आप याद रखिए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो देखिए आपको याद रखना है सिर्फ, क्या याद रखना है आपको, सिर्फ याद रखना है कलर। मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ भाई, कलर ले लेने दो। ये भैया कहाँ कलर वाला गया हो, हाँ ये कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, जो कलर मिले ना इसमें, कौन सा कलर लूँ चलिए ठीक है, यही वाला ले लेता हूँ, ये बीच में तो नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई, चलिए ठीक, ये 7 पे सही सेट हो जाए तब ना, सेट ही नहीं हो रहा है, चलिए सेट करते हैं दूसरे ढंग, ठीक। तो देखिए आपको नेचुरल जो कलर है वो 7 दिख रहा होगा भाई, प्यास लग गई है। नेचुरल कलर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक ना। तो अम्ल और क्षार यहीं से डिसाइड होते हैं, ठीक ना। यानी 7 से यदि कोई वस्तु हो गई ज़्यादा, क्या हो गई, ज़्यादा, तो किस में चली जाएगी, क्षार में। किस में चली जाएगी, क्षार में। यदि 7 से क्या हो गई, कम, तो किस में चली जाएगी, अम्ल में। आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, कोई माई का लाल काट नहीं सकता है, ठीक ना। अच्छा पीएच स्केल होता क्या है, इसमें जो H+ आयन होते हैं, कौन से आयन होते हैं, H+, यानी अम्ल वाले आयन, आप पढ़े होंगे
कौन से आयन भैया? अम्ल वाले आयन, ठीक ना। मैं वहाँ पे थोड़ा घुमा दे रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए। कौन से आयन? H+ वाले आयन, ठीक। किस सांद्रता को मापता है कि ये कम है कि अधिक है, ठीक ना। यदि बैलेंस है, यदि क्या है? बैलेंस है, पीएच आयन क्या है? बैलेंस है, तो वो क्या होगा? उदासीन होगा, ठीक ना। क्या होगा? उदासीन होगा, जैसे शुद्ध जल, ठीक। और फिर यदि पीएच आयन, ठीक ना, पीएच आयन क्या है? 7 से कम है तो कैसा होगा? अम्लीय होगा, ठीक। और यदि पीएच आयन, ठीक ना, 7 से क्या है? ज़्यादा है तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, ठीक। तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हैं, ठीक ना। अम्ल में कम, अम्ल में कम और क्षार में ज़्यादा, ठीक। आपको ये याद रखना है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बता रहा था, 0 जो है अधिक अम्लता को दर्शाता है, ठीक। और 7 से जो 14 से अधिक, मतलब 14 तक जो है अधिक क्षारीयता को दर्शाता है, ठीक। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी पूरा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक। तो अब इसमें हम कुछ देख लेते हैं जो हमसे पूछता है एग्जाम में। तो देखिए जो पूछता है हमसे, पूछता है ये वाला कि बैटरी का क्या होता है। तो बैटरी का आप जानते रहिए कि 0 होता है, ठीक। हमारे जो पेट का है इसका पूछता है, तो देखिए पेट और नींबू उबू का पूछता है, तो ये देखिए 2 और 3 के बीच में होता है, 3 के लगभग होता है, ठीक। 2.4 और लगभग होता है। विनेगर का 2.6 के लगभग होता है, ठीक। तो आप 2 से अगर आसपास आए तो मार दीजिएगा। ब्लैक कॉफ़ी का देखिए 4 और 5 के बीच में होता है। दूध का जो होता है वो 6 के लगभग होता है, ठीक। और ह्यूमन ब्लड का जो होता है, जो पूछता है स्पेशल, तो वो देखिए होता है 7.35 से 7.45, ठीक ना। पानी का जो होता है वो 0 होता है। और सी वाटर का 8.1 होता है, ठीक। और फिर बेकिंग सोडा का देखिए, बेकिंग सोडा का 8 और 9 के बीच में होता है। और हाउस होल्ड अमोनिया का जो होता है वो 11 के आसपास होता है। और हाउस होल्ड जो ब्लीच का होता है वो 12 से अधिक होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो 13 और 14 के बीच में होता है, ठीक। तो आपको इसमें से याद रखना ह्यूमन ब्लड का जो 7.4 माना जाता है। बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अम्ल कब होगा? जब 7 से कम। क्षार कब होगा? जब 7 से ज़्यादा, ठीक ना। अब देखिए एक कम और ज़्यादा कैसे याद रखें, देखिए तो हम लिख लेते हैं भाई, यूपी बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड वाले हैं, 7 लिख लिए, ठीक। तो देखिए अम्ल लिखते हैं, अम्ल, ठीक। और इधर लिखते हैं क्षार, ठीक। लिखा गया ना। तो देखिए ये देखिए छोटा अक्षर शुरू हो रहा है, ठीक ना, अ पहले आ जाता है तो यानी कम वाला है। ये देखिए बड़ा अक्षर शुरू हो रहा है यानी ये ज़्यादा वाला है। बस बीच में 7 लिख के कम और ज़्यादा आप कर लीजिए। और जो बीच में रहेगा वो उदासीन हो जाएगा। वाह क्या सीन है। तो ये भी भैया आपको याद हो गया। अगर याद हो गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप इसका नोट्स भी ले सकते हैं, ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। अच्छा पीएच मान का जो है दैनिक जीवन में महत्व क्या है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए पीएच मान का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है भैया। तो देखिए 2-3 पीएच मान पाचन तंत्र में, दंत में, ठीक ना, और पशु और पौधों में, इन सभी चीज़ों में उपयोग होता है। आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे देखिए वो तो सिरप भी आता है, ठीक ना। हमारा जो पेट है उधर कहते हैं HCl उत्पन्न करता है। अधिक अम्ल उत्पन्न होने पर एंटी एंटी एसिडिक से ठीक किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे करते हैं, हाँ, ऐसे 1 2 और 3, ठीक। तो देखिए पाचन में क्या होता है, पाचन में जो होता है भैया HCl जो है हमारा उधर उत्पन्न करता है, ठीक ना। अधिक अम्ल से अपच हो जाती है, ठीक ना। अगर हमारा पेट अधिक अम्ल तो आपको खच्ची खच्ची डकार आती है, खट्टी खट्टी, ठीक ना, अम्ल है वो, ठीक ना, जिसे एंटीस्टिक द्वारा ठीक किया जाता है, ठीक ना। और फिर हमारे मुंह का जो पीएच मान है यदि 5 से कम हो गया तो हमारे दांत की जो इनेमल जो मजबूत परत है वो झरने लगती है, ठीक ना। इसलिए क्षारीय मंजन का उपयोग करना चाहिए, ठीक। और यदि कोई मधुमक्खी डंक छोड़ दे, ठीक ना, उसके डंक में क्या मिलता है? अम्ल मिलता है, ठीक ना, जिससे दर्द होता है तो हमको क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई हों तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हुए जाइए, ठीक ना। और फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले नमक के बारे में। तो आंटी आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? देखिए नमक, नाम सुन के ही आप बहुत लोगों को फार्मूला तो याद ही रहता है, हाई स्कूल में ही सभी लोग याद करते हैं, मैं भी याद किया था। तो इसका क्या होता है यानी ये Cl, ठीक ना। अच्छा इसको बनने की जो प्रक्रिया है ये 3 पार्ट में मैं अलग अलग से बना दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। अभी बस हम लोग शॉर्ट चला रहे हैं तो बस उसमें यही देखने वाले हैं। आपको यहाँ से भी नंबर आते हैं तो देख लीजिए। तो देखिए होता क्या है वास्तव में, जो असली कारण है नमक वमक का। तो देखिए नमक हमारे जीवन का सामान्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न रसायनों और के निर्माण के लिए कच्चा माल भी होता है, ठीक। तो नमक हमारे भोजन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है आप तो जानते ही हैं, और ये कच्चा माल भी होता है, ठीक। अब फिर आगे देखिए, तो देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया में, ठीक ना, तो एक प्रक्रिया आपको बता दी जा रही है कि जिसके तहत ये कैसे होता है। तो देखिए क्या होता है यानी ये Cl का जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्लोरीन और सोडियम यानी ये OH बना देते हैं, ठीक ना। बस इतना ही जानते रहिए, बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास मत कीजिए। अब देखिए यौगिक,
यौगिक में क्या क्या होता है, तो देखिए ये पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में, जाहिर सी बात है इन दोनों में से एक आना तय है, वो भी 2 नंबर का आना तय है, तो देख लीजिए आपकी बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो देखिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा। ठीक, तो सबसे पहली सब सारे बच्चों का चैलेंज है कि भैया सूत्र कैसे याद करें। तो सूत्र ऐसे याद करो पुत्र, CaOCl2NaHCO3, याद हो गया होगा शायद। CaOCl2 विरंजक चूर्ण समझा तू, CaOCl2 विरंजक चूर्ण समझा तू। ठीक, Ca, देखिए CaOCl2 विरंजक चूर्ण समझा तू, ऐसे याद कर लो। फिर देखिए बेकिंग सोडा NaHCO3, अच्छा बेकिंग सोडा। ठीक, तो इसको याद कैसे करें, तो देखिए है, तो देखिए यह जो होता है, यह कैसा होता है भैया, शुष्क, ये भैया चलिए थोड़ा, शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया से बनता है। शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की प्रक्रिया से बनता है। आपको पीछे दिख रहा होगा Cl2, इसमें दिख रहा है कि नहीं भैया, जूम करके देखिए ना, दिखा कि नहीं आपको। ए, तो ये कैसे बनता है, ये बनता है भैया शुष्क बूझे चूने पर किसकी क्रिया होती है, क्लोरीन की। ठीक, Cl2 आपको दिख गया होगा। अच्छा, इसके बारे में क्या राय है, तो लोगों की राय ये है कि यह जो है दुर्बल संक्षारक क्षारक है। ठीक ना, दुर्बल है, कैसा है, दुर्बल और संक्षारक क्षारक है। ठीक ना, अरे खाने वाला सोडा भैया, धावन सोडा में सॉरी बोल दिया था उस समय, एक खाने वाला सोडा होता है। ठीक ना, निकल गया होगा। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, अ, इसका उपयोग जो होता है वो वस्त्र उद्योग विरंजक चूर्ण, विरंजन देखिए के लिए विरंजक चूर्ण और पानी को रोगों से मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो यानी जो होता है क्लोरीन का उपयोग, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसका उपयोग जो होता है विरंजन के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण है तो विरंजन के लिए होगा ही, और पानी में जो है क्लोरीन और रुगाड़ियों को जो है मुक्त कर देती है। उपयोग इसका क्या होता है, रासायनिक, देखिए इसका उपयोग जो होता है खाने वाले सोडा का, नाम से क्लियर है कि ये जो है खस्ता पकौड़ी एंटीएस्टिक के रूप में, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, यानी आगे बुझाने के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। आप चित्र देख रहे होंगे इसका। ठीक ना, ये खाने वाला सोडा जो होता है। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना फिक्स है, तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, और आपको यदि मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, ये भाई 2 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है वो है कुछ इस प्रकार, पूछ रहा है धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका पूछा है। ओ नाम क्या होता है, तो धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम आप जानते ही हैं। धावन सोडा को पहले ले लेते हैं रिमांड में। तो धावन सोडा में आप देखिए धो देंगे किसी चीज़ को तो कम से कम कितना पानी लगेगा, H2O, पानी का आप सूत्र जानते ही हैं, कैम पढ़ते हैं आप 10 में, तो 10H2O कर लीजिए। ठीक ना, और फिर सोडियम कार्बोनेट है, तो देखिए क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो Na2CO3। ठीक, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक ना, अ, तो आपको याद हो गया होगा, धावन सोडा का सूत्र याद कर लीजिए, 10H2O रहेगा जहाँ पे Na2CO3, 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 फालतू चीज़ मत याद करिए। ठीक, तो देखिए अब इसमें पूछा है कि इसका उपयोग क्या होता है, तो कांच, साबुन और कागज़ के उपयोग में होता है इसका। ठीक ना, साफ़ करने में आप जानते हैं, साबुन बनाने में भी होता है, कागज़ के उद्योग में भी होता है, जो गंदा हो जाता है उसको साफ ऑफ करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए आप खुदा ने कपड़ा धो देते हैं गंदे पानी में भी, अगर आपको मिल गया तो। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है, तो देखिए पीओपी का नाम आप सुने होंगे। यहाँ पे एक आदमी प्लास्टर लगा के आपके सामने बैठा है समझाने के लिए कि इसी को पीओपी कहते हैं। तो इसका जो होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो देखिए जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तभी बनता है। ठीक ना, इसका उपयोग जो होता है हड्डियों को टूटी जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है, खिलौना और सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। तो बस, अगर आपका कोई प्रश्न है, आपके पास कोई सवाल है, तो आप हमसे संपर्क करिए। स्क्रीन पे हमारा नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आप संपर्क करिए। तो और आप मात्र 19 रुपये में आप पूरा 10th का जो ये पूरा नोट्स है आप प्राप्त कर सकते हैं। 19 रुपये, मात्र 19 रुपये। ठीक, और देख रहे हैं आप कैसा नोट्स है। ठीक ना, आपका लिखने में टाइम ना जाए इसलिए सिर्फ हम ऐसा कर रहे हैं, वरना हम फ्री की भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप फ्री का पाएंगे तो उसकी इज्जत नहीं करेंगे। तो 19 रुपये बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, और टोटल आप मात्र 90 रुपये में पा सकते हैं। हम चाहें तो इसको 250, 300, 500 तक बेच सकते हैं। ठीक ना, बहुत से इंस्टीट्यूट वाले हमसे संपर्क करते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ाइए, क्योंकि उनको इससे नुकसान होता है, क्योंकि इतना बढ़िया मटेरियल कोई 19 रुपये में कैसे दे सकता है। तो आपके बेहतर के लिए
आपके साथ मैं आपका भाई अभय खड़ा हूँ। बोर्ड ऑनलाइन स्कूल खड़ा है, पूरा सिलेबस गारंटी के साथ। जैसा हम पढ़ाएंगे वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। इसके बाद यूपी बोर्ड के हैं तो कमेंट करिए यूपी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यूपी बोर्ड के आपको ग्रुप में भेज के वहाँ पे डेली आपको नोट्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे, हर चीज़ दी जाएगी आपको। इतना दिया जाएगा कि आप पढ़ लें तो 90-95 प्लस हो जाएंगे। बस शोर शराबा नहीं, शांति से पढ़िए। अपना जो है डेविल मोड ऑन कीजिए, खतरनाक वाला रूप धरिए, ठीक ना। कि पढ़ना है तो भाई पढ़ना है, अभय सर से पढ़ना है, बोर्ड ऑनलाइन स्कूल से पढ़ना है, और 90% हम मारेंगे, धुआं कर देंगे। और अन्य विषयों की भी क्लास है, उसको टाइम टू टाइम हम मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ को। तो बस आप जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने 2-4 जो मित्र हैं उनके साथ भी जोड़िए, ठीक ना। ज़्यादा भौकाल बनाने की जरूरत नहीं है, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखिए फरवरी तक आप क्या करके जाते हैं।